बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का प्रोग्राम जो है वो आपको याद होगा कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम, थोड़ी सी सीरीज़ हैं, ये चल रहा है कि अमेरिका ने दुनिया के किन किन ताकतवर ममालिक को काबू में किया या उनके ऊपर कब्ज़ा किया या अपना तसल्लुत जमाया। क्या क्या वक्त था, क्या हालात थे, क्या क्या पाबंदियां थी और कब कब हुआ, और वो कौन कौन से ममालिक हैं। तो मैंने पिछला जो बनाया था वो जापान का बनाया था वर्ल्ड वार 2 के बाद। वो अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा, वो इससे पहला मेरा लेक्चर वो है। आज मैंने जो बनाया है ये वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी पे बनाया है कि जर्मनी को अमेरिका ने किस तरह काबू किया। इसके बाद फिर मैं आपको बहुत सारे और ममालिक का बताऊंगा, इराक़ का बताऊंगा, और बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं जिसमें अफ़गानिस्तान भी है, और आखिर में जो है वो पाकिस्तान का बनाऊंगा। इसके अलावा ये भी आपको बताता चलूँ कि एक हमारा ब्रदर मुल्क टर्की है, टर्की को अमेरिका ने किस तरह जो है वो काबू किया। मुआहदा लौजियाना जो कि सितंबर 2023 को ख़त्म हो रहा है, 100 साल का मुआहदा था। ये मुआहदा कर लेते हैं, दूसरों को मुल्कों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, और मुख्तलिफ लोगों के साथ इनकी CIA बड़े एक साइंसी अंदाज में जो है वो कब्ज़ा करते हैं, और बज़ाहिर वो लोगों को, आम लोगों को, देखने वालों को ये लगता है कि वो मुल्क आज़ाद है, लेकिन वो आज़ाद नहीं होता, अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत होता है। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, टाइम वेस्ट किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो ये जो जर्मनी का जो कब्ज़ा है ये एक हिस्ट्री है, और इसमें मैंने शॉर्ट सा ये बनाया है। वैसे वर्ल्ड वार 2 की हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, बहुत फैले हुए वाक़यात हैं, इतने बड़े वाक़यात हैं कि इसके ऊपर कई दिन तक आदमी बोल सकता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन वो सारी बातें आपके लिए दिलचस्पी का बायस नहीं होंगी। इतनी बड़ी वो कहानी और इतनी बड़ी स्टोरी है। आपके लिए मेन बातें जिसको कहते हैं बुलेट पॉइंट्स, मैंने बुलेट पॉइंट्स जो है अपने नोट्स में तैयार किए हैं, वो आपके सामने रखने हैं, और उससे आपको सारी स्कीम समझ आ जाएगी कि जर्मनी पे अमेरिका ने तसल्लुत कैसे किया। अच्छा, वर्ल्ड वार 2 शुरू कैसे हुई? वर्ल्ड वार 2 जो है वो शुरू होने से पहले ये था कि जर्मनी, यानी जो बाद में वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक जर्मनी था, और उसका जो हुक्मरान था वो एडोल्फ हिटलर था। और जर्मनी जो है फ़ौजी एतबार से यूरोप में एक बहुत बड़ी मिलिट्री कुव्वत बन गया था, बहुत बड़ी ताकत बन गया था। उसकी एयर फोर्स और उसकी मिलिट्री और उसकी बाकी फोर्सेस, ये बहुत बड़ी ताकत थी, और वो बाकी यूरोप के लिए एक चैलेंज बन गया था, और वो मानता नहीं था, किसी और का तसल्लुत मानता नहीं था, बड़ी ताकत में था। ये वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब वर्ल्ड वार जो शुरू हुई है वो हुई है सितंबर 1939 से। और इसकी इब्तदा कैसे हुई? इसकी इब्तदा ऐसे हुई कि हिटलर की फ़ौजों ने, उसका ये एक हमसाया मुल्क है, आज भी एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है पोलैंड। पोलैंड के किसी छोटे से हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया। उस पर जर्मनी का क्लेम था। उस छोटे से हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया, और बरतानिया जो उस ज़माने में एक बहुत बड़ी कुव्वत था, आज भी है, और वो अमेरिका का अलाई है। ये जो अमेरिकी गोरे हैं ये सारे बरतानिया से गए हुए हैं, ये बरतानिया की ही नस्ल है जो आबाद है, अपने आप को वाइट कहते हैं। ये बरतानवी यहाँ से, जो इस पर मैं प्रोग्राम बना चुका हूँ
कि कोलंबस जो है वो कैसे गया, कब गया, वो एक अलग सारी स्टोरी है, उसमें हम नहीं जाते। तो बरतानिया का इल्हाक है अमेरिका के साथ और अपनी अलाइड फोर्सेस के साथ। इन्होंने हिटलर के उस छोटे से कब्ज़े को उस पर मोतरद होना शुरू हो गए जो पोलैंड पे किया, और हिटलर को उनका एतराज़ जो था वो कबूल नहीं था, उसने उसको रद्द कर दिया। कहा मैं नहीं मानता, तुम्हारी हकमियत नहीं मानता, तुम्हारी ताकत नहीं मानता, मैं जो ख़ुद सियासी तौर पर और आलमी तौर पर जो समझूंगा मुनासिब मैं वो करूँगा। उसने क्या किया कि उसने, हिटलर ने बजाय वो जगह खाली करने के वो पूरे पोलैंड पे कब्ज़ा कर लिया। ये थी इब्तदा वर्ल्ड वार 2 की। अच्छा, अब जिस तरह रूस और चीन दो बड़ी आलमी ताकतें हैं और अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं है इस वक्त, आज के दौर में, आज जो है वो 28 फरवरी 2023 का दिन है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वक्त रशिया और चाइना दुनिया में दो बड़ी ताकतें हैं और दोनों अमेरिका के मुखालिफ हैं। अमेरिका को कबूल नहीं है, लेकिन अमेरिका इनके साथ मुतसादम नहीं होता। इसलिए मुतसादम नहीं होता कि दोनों के पास बेपनाह एटमी मिज़ाइल हैं, बेपनाह एटम बम हैं, और वो अमेरिका को फना कर सकते हैं और अमेरिका के इत्तेहादियों को, जो सारे यूरोप में बैठे हुए हैं, सबको फना कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका उनके साथ डायरेक्ट जंग नहीं करता। लेकिन हमारा आज का सब्जेक्ट जो है वो चीन और रूस नहीं है, हमारा आज का सब्जेक्ट सिर्फ जर्मनी है। आपको ये बताना मकसूद है, वो बुलेट पॉइंट्स बताने हैं जिन पॉइंट्स पर अमेरिका ने जर्मनी को काबू किया और कैसे काबू किया। अच्छा, पोलैंड पर कब्ज़ा हो गया और इस तरह बातें चलती गई। ये जो वर्ल्ड वार 2 है ये चली है सितंबर 1939 से, और ये 1945 यानी तकरीबन अगस्त-सितंबर 1945 को जाके ख़त्म हुई। लेकिन जर्मनी जो है, जर्मनी ये 16 मई 1945 को अमेरिका और उसके जो अलाइड फोर्सेस है, अलाइड फोर्सेस वो हैं जो ममालिक अमेरिका के इत्तेहादी थे। अब मैं आपको बिल्कुल अलहदा करके बताता हूँ कि अमेरिका के साथी कौन थे उस वर्ल्ड वार 2 में और जर्मनी के साथी कौन थे। तो इस तरह से हुआ कि ये जर्मनी की जो फोर्सेस हैं इनको कहते थे नाजी फोर्सेस। इनमें जो फ्रंट पे रह के लड़ने वाले थे ये 3 ममालिक थे, 3 ममालिक जर्मनी के साथ। एक जर्मन खुद थे, दूसरा इनके साथ इटली था और तीसरा इनके साथ जापान था, जो डायरेक्टली वर्ल्ड वार 2 में मिलिट्री के एतबार से शरीक थे। इसके अलावा इनके कुछ और भी लोग ममालिक थे, 5 और ममालिक थे जो इनके हमदर्द थे। उनको कहते हैं एक्सिस फोर्सेस। उन ममालिक में ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हिस्ट्री का हिस्सा है, रिकॉर्ड है, ये बताना आपको ज़रूरी है नॉलेज के लिए। फिर आपको मैं बताऊंगा कि अमेरिका ने कब्ज़ा कैसे किया। इन ममालिक में नंबर 1 पे हंगरी, नंबर 2 पे रोमानिया, नंबर 3 पे बल्गारिया, नंबर 4 पे स्लोवाकिया और नंबर 5 पे क्रोएशिया। ये भी यूरोपीय ममालिक हैं और ये हिटलर के और जर्मनी के साथी थे, हमदर्द थे। ये अमेरिकन अलाइड फोर्सेस के साथी नहीं थे। अब अमेरिका के अलाइड फोर्सेस कौन से थे डायरेक्टली जो जंग में इन्वॉल्व थे? नंबर 1 ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया। नंबर 2 यूएसए, अमेरिका डायरेक्टली जंग में था।
नंबर 3, सोवियत यूनियन। जो उस वक्त सोवियत यूनियन था, अब रशिया है। उस वक्त ये सारी रियासतें इकट्ठी थी। ये मैं आपको वर्ल्ड वार 2 की इब्तदा बता रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ इनके और भी ममालिक थे। मिसाल के तौर पे फ्रांस भी था और यूरोप के और भी बहुत सारे मुल्क थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ममालिक हैं, इन्होंने अटैक शुरू कर दिया और बराह रास्त इसके साथ, जर्मनी के साथ वर्ल्ड वार 2 का आगाज़ हो गया। कुछ ममालिक उधर हो गए, कुछ ममालिक इधर हो गए। जो जर्मनी के साथ थे उनको कहते थे नाजीज, और जो बरतानिया और अमेरिका के साथ थे उनको कहते थे अलाइड फोर्सेस। वो मैंने ममालिक के नाम आपको गिना दिए हैं। उस ज़माने में चीन भी आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन चीन की हमदर्दियाँ भी अमेरिका के साथ थी, बरतानिया के साथ थी। आज आलमी सियासत टोटल बदल चुकी है। खैर, ये हुआ तो वर्ल्ड वार 2 का आगाज़ हुआ। तो वर्ल्ड वार 2 का जो नाकामी हुई हिटलर की, क्योंकि मैंने आपको बुलेट्स पॉइंट बताने हैं, मैंने बड़ी लंबी गहराई में नहीं जाना, बड़ी लंबी तफसील में नहीं जाना। वो मैं अगर गहराई में चला गया तो एक तो सब्जेक्ट से हट जाऊंगा, और दूसरा ये है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप के लिए दिलचस्पी का बायस नहीं बनेगी। अब ये वर्ल्ड वार 2 चलती रही और हिटलर ने बड़ी कामयाबियां हासिल की और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई दोनों तरफ से। यानी आप अंदाज़ा करें कि लंदन जैसे खूबसूरत शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया और पूरा यूरोप जो है वो खंडर बन गया था। इतनी बॉम्बिंग हुई थी, इतने उस ज़माने में ये नहीं था, अभी न्यूक्लियर बॉम्ब इजाद नहीं हुआ था। अभी न्यूक्लियर बॉम्ब जो है 1945 में जाके इजाद हुआ था। वो मैं उस पर अलहदा वीडियो बना चुका हूँ, उसका तज़किरा इसमें नहीं करते। तो ये कन्वेंशनल वॉर थी और लंदन के लोगों ने, जो लंदन अंडरग्राउंड है, ट्यूब है जो ज़मीन दोज बनी हुई है, बहुत बड़ा एक जाल फैला हुआ है, उसमें जाके पनाह ली थी। वरना सतह ज़मीन पर जो लोग थे वो बमों की वजह से बड़े मारे गए थे। और हिटलर ने और जर्मन फोर्सेस ने बड़ा नुकसान किया, यानी अलाइड फोर्सेस का बहुत बड़ा नुकसान किया। जंग में हिटलर शुरू में, इब्तदा में हिटलर ने बड़ी कामयाबियां हासिल की और ये जंग जो है सितंबर 1939 से स्टार्ट हुई और तकरीबन सितंबर 1945 तक चलती रही। तकरीबन 6 साल चलती रही जंग। 6 साल इतनी बड़े पैमाने पर जंग लड़ना बड़ी हिम्मत की बात है। अब हुआ क्या, जर्मनी को ये अलाइड फोर्सेस ये कहती है कि जर्मनी को हमने डिफीट दे दी, नाकामी दे दी, हम जंग जीत गए। जंग कैसे जीते वो भी आपको बताता हूँ। 2-4 उसके पॉइंट हैं। पहली तो बात यह है कि जर्मनी ने एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा कर दी थी अपनी मिलिट्री की। इतनी एडवांसमेंट कर दी थी कि वो रशिया के अंदर तक कामयाबियां हासिल करते करते चला गया। यानी सो मच सो कि इतने ठंडे इलाकों में जाके फतूहात हासिल कर ली थी हिटलर ने कि जिन ठंडे इलाकों में गाड़ियों का चलना और फौजियों को खाना और बाकी लॉजिस्टिक्स फराहम करना मुमकिन नहीं रहा। इतनी रिमोट और इतने दूर इलाके में चले गए। एक वजह ये थी नाकामी की, क्योंकि पीछे से सप्लाई आएगी तो वो जंग लड़ सकेंगे। अगर पीछे से इतनी दूर आप चले गए कि उसको मैनेज करना, उसका इंतज़ाम पूरा पहुंचाना, फ़ौज बग़ैर साजो सामान के, बग़ैर एम्यूनिशन के, बग़ैर इंसानी ज़रूरियात के। देखें, फ़ौज अगर महाज जंग पर भी हो तो उसको खाना भी चाहिए, उसको आराम भी चाहिए, उसको नींद भी चाहिए,
उसको टॉयलेट भी चाहिए, उसको ज़रूरियात ज़िंदगी की बाकी चीज़ें भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी सप्लाई जारी रखना जर्मनी के लिए मुमकिन नहीं रहा। ये नाकामी की एक वजह बनी। दूसरी बड़ी वजह नाकामी की ये बनी कि अमेरिका ने जर्मनी के जो ऑयल फील्ड्स हैं और जो ऑयल के स्टोरेज हैं, यानी तमाम गाड़ियाँ, जीपें, जहाज़ और जितना भी निज़ाम कार है चलता है फ़ौज का, वो ऑयल से चलता है। और ऑयल के तमाम रिजर्वायर्स और ऑयल के तमाम स्टोरेज वो अमेरिका ने जर्मनी के तबाह कर दिए। जर्मनी के तबाह कर दिए। ये दो काजेज़ थी मेन, और भी वजूहत हैं लेकिन ये मेन दो काजेज़ थी। एक तो जर्मनी ने एडवांसमेंट बहुत कर ली और दूसरा उसके जो ऑयल रिजर्वायर्स थे वो अमेरिका ने और अलाइड फोर्सेस ने तबाह कर दिए। तबाह करने के बाद गाड़ियां चलने के काबिल नहीं रही। ऑयल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी। जीप हो, टैंक हो, आर्मर्ड कार हो, जहाज हो, ये तमाम चीज़ों के ऑयल के जो डेपो थे, ऑयल के जो रिजर्वायर्स थे, ये सारे तबाह हो गए। ये हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। और वो उसको नाकामी की वजह जो है ये बना। तीसरी नाकामी की वजह ये बना कि जर्मन के साथ जो ममालिक थे वो भी कमज़ोर ममालिक थे, कुछ ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। इसके मुकाबले में तीसरी वजह ये थी कि अमेरिका के साथ बरतानिया जो एक बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत था, और बरतानिया के अलावा और ममालिक थे, मिसाल के तौर पे फ्रांस था या कुछ और ममालिक थे। वो यूरोप के ममालिक जो हैं वो सारे इकट्ठे हो गए। इसकी मिसाल मैं एक ऐसे देता हूँ कि एक शेर है और वो जंगल में है और बहुत ताकतवर है, बड़ा जवान है, वो चीर फाड़ देता है सबको। लेकिन उस शेर को अगर 10-12 ताकतवर कुत्ते मिल के हमला कर दें तो अकेले शेर को वो गिरा लेते हैं, वो मार देते हैं। इसकी मिसाल मैं ये अमेरिका ने अपने अलाइड फोर्सेस में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है, फ्रांस भी है और बहुत सारे ममालिक हैं, वो शामिल हो गए। जर्मनी के साथ कौन था? इटली था या जापान था। बाकी जो ममालिक हैं उनकी हमदर्दियाँ थी, वो एक्चुअली जंग में हिस्सा नहीं ले सकते थे, कमज़ोर थे। अब ऐसे हुआ कि जब इतने बड़े, ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, वो उनके ऊपर अटैक हो गया जर्मनी के ऊपर, और ये ऑयल की सप्लाई बंद हो गई, लॉजिस्टिक्स की सप्लाई बंद हो गई, और उधर ताकत बहुत ज़्यादा थी। उनकी ऑयल की सप्लाई, उनके जहाज़, उनके टैंक, उनकी आर्मर्ड कारें, उनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सप्लाई जारी थी और मुख्तलिफ सोर्सेज से सप्लाई जारी थी। तो ऐसा हुआ कि 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। इसके साथ जापान जो था वो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा रहा और वो लड़ रहा था अमेरिका के साथ, वो लड़ रहा था, अलाइड फोर्सेस के साथ लड़ रहा था। जापान ने इस बात का बुरा मनाया कि जर्मनी को अपने आखिरी गोली तक और आखिरी फौजी तक जंग लड़नी चाहिए थी, अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए था। लेकिन जर्मनी 7 मई 1945 को सरेंडर कर गया। अब जर्मनी के सरेंडर करने के बावजूद जापान की जंग जारी थी। जापान की जंग जारी थी तो ऐसा हुआ कि 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने एटम बम, पहला एटम बम ईजाद किया। और चूँकि वर्ल्ड वार ख़त्म नहीं हो रही थी और ये लोग जंग लड़ के तबाहकारियों की वजह से तंग आ चुके थे, इन्होंने कहा कि इस जंग को ख़त्म करना है तो जापान को फना कर दो, अपना एटम बम टेस्ट भी करो कि ये तबाही कितनी फैलाता है, ये कितने लोगों को निस्तो नाबूद करता है और कितनी हलाकतें करता है, ये चेक भी हो जाएगा और जंग भी ख़त्म हो जाएगी।
उनको मालूम था कि ये कितनी तबाही फैलाता है। तो उन्होंने 6 अगस्त यानी कोई 20-21 दिन के बाद एटम बम ईजाद होने के 20-21 दिन के बाद उन्होंने हिरोशिमा पे पहला बम मारा। लाखों लोग मर गए, रेडिएशन के साथ कई साल तक लोग मरते रहे। आज भी वहाँ लंगड़े लूले बच्चे पैदा हो रहे हैं इतना ज़माना गुजरने के बाद। फिर 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को उन्होंने नागासाकी पे दूसरा एटम बम गिराया, उसमें भी लाखों लोग मर गए। इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई। तबाही होने के बाद कुछ बचा नहीं जापान के पास, तो जापान ने फिर सरेंडर कर दिया। अच्छा, जापान ने सरेंडर कर दिया। तो जब ये सरेंडर हो गए तो उसके बाद फिर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कहा कि अब हम जर्मनी के साथ जो है इसके ऊपर कब्ज़ा करते हैं और इसके साथ एक मुआहदा करते हैं, अमन मुआहदा। बज़ाहिर उसको नाम दिया गया दी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, या उसको कहते हैं दी पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस एक हुई जो 17 जुलाई 1945 से लेके 2 अगस्त 1945 तक जारी रही। ये यूरोप में हुई और उसमें शराइत तय की गई कि जंग बंदी की शराइत ये होंगी, वरना हम जर्मनी को और मारेंगे। यानी जर्मनी को तो उन्होंने पैरालाइज कर दिया ना, उसके ऑयल रिजर्व सारे ख़त्म हो गए, पूरा यूरोप जो है वो खंडरात में तब्दील हो गया और बाकी जो ममालिक थे वो फासले पर थे। बरतानिया फासले पर था, अमेरिका बहुत फासले पर था और ममालिक बहुत फासले पर थे। उनकी तबाही निस्बतन कम हुई और जर्मनी यूरोप के हार्ट में बैठा हुआ था। जब जर्मनी का इतना बड़ा नुकसान हो गया तो इन्होंने कहा कि जर्मनी को हम जो है वो ऐसा करते हैं कि हम इसको 4-5 जोन्स में तकसीम कर देते हैं। जर्मनी की जियोग्राफिकल तकसीम कर दी। जब पहली तकसीम ये हुई कि जर्मनी को एक हिस्सा बरतानिया कंट्रोल करेगा, दूसरा हिस्सा फ्रांस कंट्रोल करेगा, तीसरा हिस्सा सोवियत यूनियन कंट्रोल करेगा और चौथा हिस्सा जो है वो यूएसए कंट्रोल करेगा। 4 हिस्सों में जर्मनी की तकसीम कर दी, गलबे के एतबार से, कब्जे के एतबार से। अब जर्मनी जंग हार चुका था, वो एक किस्म का जंगी कैदी बन गया था और अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो जंग जीत चुके थे। तबाही तो उनकी भी बड़ी हुई थी, लेकिन चूंकि वो जंग जीत चुके थे, जर्मनी ने लिख के तहरीरी तौर पर सरेंडर कर दिया था। वो जो मैंने आपको कॉन्फ्रेंस बताई है, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसमें कुछ शराइत तय हुई। अब वो शराइत क्या थी वो मैं आपको गिन के बताता हूँ, उसके बाद वीडियो का एंड करूँगा। पहली शर्त ये थी कि जर्मनी जो है वो 23 बिलियन US डॉलर जो हैं वो तावाने जंग अदा करेगा। जर्मनी ने यह तस्लीम कर लिया, मैं तावान अदा करूँगा। कितने पीरियड में अदा करूँगा हम इसमें नहीं जाते, ये एक लंबी कहानी है। नंबर 2, जर्मनी को 4 जोन्स में तकसीम कर दिया और बाद फिर ये हुआ उन 4 जोन्स को 2 में तकसीम कर दिया। दीवार बर्लिन तामीर की गई, एक तरफ वेस्ट जर्मनी था और एक तरफ ईस्ट जर्मनी था। जर्मनी को उन्होंने डिवाइड कर दिया। अच्छा, जर्मनी की तकसीम हो गई। उसके बाद ये हुआ कि जर्मनी को उन्होंने कहा कि जर्मनी को तमाम मिलिट्री कैपेबिलिटी से महरूम कर दिया जाएगा। जर्मनी अपनी मिलिट्री नहीं रख सकेगा, ना एयरफोर्स रख सकेगा, ना मिलिट्री रख सकेगा, ना कोई और फोर्स रख सकेगा। ये उस मुआहदे का ये शर्त थी। उसके बाद एक शर्त ये भी थी मुआहदे की, चौथी शर्त थी, वो ये थी कि जर्मनी इज़ नॉट अलाउड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट।
जहाज़ नहीं बना सकता, टैंक्स नहीं बना सकता, तोपें नहीं बना सकता, हैवी गन्स नहीं बना सकता, आर्टिलरी नहीं बना सकता, और आर्मर व्हीकल्स, वो जो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, वो नहीं बना सकता। ये मुकम्मल पाबंदी है और ये पाबंदी आज तक जर्मनी पर है। ये पाबंदियों के साथ और पाबंदियां भी लगी, मेनली जिनको कहा जाता है, एक मिलिट्री सैंक्शंस जर्मनी के ऊपर लगी, दूसरा इकोनॉमिक सैंक्शंस जर्मनी के ऊपर लगी, और तीसरा साइंटिफिक सैंक्शंस जो है वो जर्मनी के ऊपर लगी। और जर्मनी को केमिकल वेपन्स, मिसाइल और बायोलॉजिकल वेपन्स, वो बायोलॉजिकल ऐसे वेपन होते हैं जो कि कोई बम मारा जाए तो लोगों के जिस्म गल सड़ जाते हैं, वो इस किस्म के कोई वेपन जो है वो जर्मनी बना नहीं सकता, आज तक नहीं बना सकता। और इस तरीके से जर्मनी न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि एटमी हथियार भी नहीं बना सकता, आज तक नहीं बना सकता। वहाँ पर कुछ अमेरिकी फ़ौज का भी कब्ज़ा हो गया और आज तक है। अब जर्मनी अपनी मिलिट्री नहीं रख सकता, अपनी आर्मी नहीं रख सकता, अपनी एयरफोर्स नहीं रख सकता, अपने जहाज़ नहीं बना सकता, वरना जर्मन कौम इतनी शानदार तरक्की याफ्ता कौम थी कि खुदा की पनाह दुनिया में ज़हीन तरीन लोग थे। आप अंदाज़ा करें कि रशिया ने जो एटम बम बनाया है वो जर्मनी से, जब जर्मनी ने जंग हारी तो इनके साइंसदान वो अगवा करके रूस ले गए, रशिया ले गए। वो जर्मन साइंसदान ने रशिया में जाके न्यूक्लियर बम रूस के लिए बनाया, क्योंकि वो कब्जे में थे, हॉस्टेज थे, यरगमाल थे, और उनसे उन्होंने फ़ायदा उठाया। और जो रूस ने न्यूक्लियर बम बनाए हैं वो जर्मन साइंसदानों ने बनाए हैं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बात बता रहा हूँ। अब ये थी कहानी जर्मनी पे कब्ज़ा करने की, और जर्मनी पे अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया। एक बहुत बड़ी यूरोप की ताकत को सब ने मिल के मारा और गलबा हासिल किया, और उनकी मिलिट्री ख़त्म कर दी, उनकी सियासी क़ुव्वत ख़त्म कर दी, और अब वहाँ पर वो निज़ाम नहीं है जो वर्ल्ड वॉर II से पहले मौजूद था। मैं आपको ये सारे प्रोग्राम बनाने का मकसद ये है कि अमेरिका किस किस तरह से किस किस मुल्क पे कब्ज़ा करता रहा, और इसके बाद मेरे बाकी प्रोग्राम आएंगे, वहाँ मैं मुख्तलिफ़ तरीके से स्टडी करके, रिसर्च वर्क करके आपको बताऊंगा। और ये प्रोग्राम सारे बनाने का मकसद ये नहीं है कि ये मैं वैसे ही तफरीह के लिए बना रहा हूँ। ये चलते चलते आखिर में मैंने आपको ये बात बतानी है कि पाकिस्तान पर भी अमेरिका का इस वक्त कब्ज़ा है, और वो कैसे किया, वो मैकेनिज़्म और है, वो और साइंस है। CIA ने और तरीके से काबू किया हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान पे मिलिट्री अटैक नहीं किया, पाकिस्तान के साथ बराह रास्त जंग नहीं की। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में 9/11 के बाद, जंग के बाद, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ये धमकी दी थी कि अगर तुमने अमेरिका का अफ़गान जंग में साथ ना दिया तो वी विल टर्न यू इनटू स्टोन एज, हम पाकिस्तान को इतना मारेंगे कि पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस खौफनाक धमकी के नतीजे में अमेरिका से दोस्ती कर ली और डॉलरों के एवज पाकिस्तान को बेच दिया, जो आज करते करते हम डिफ़ॉल्ट पे पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की कहानी मैं सबसे आखिर पे बनाऊंगा। अब इसके बाद मैं बाकी ममालिक का जो वीडियो बनाऊंगा वो साथ साथ आपको मिलती रहेगी। आपसे इजाज़त लेते हैं। ये थी जर्मन की सरेंडर की कहानी और अमेरिका के गलबे की कहानी। आपसे इजाज़त लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को